नमस्कार साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथ है वो देखने को मिलेगा। तो आज हम कर रहे हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो देखिए इसकी प्रश्नावली 1.1। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम देखें 140 को। तो 140 को हमने पहले 2 से भाग किया 70 आया, फिर 2 से किया 35 आया, फिर 5 से किया 7 आया और फिर 7 से किया 1 आया। तो इनको इनके गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अगला है हमारा 156। 156 को हमने 2 से भाग किया 78, फिर 2 से किया 39, फिर 3 से किया 13 और 13 को किया 1। उसके बाद हम 156 को लिख देंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। थर्ड पार्ट 3825, इसको हम सबसे पहले 3 से भाग करेंगे 1275, फिर 3 से करेंगे 425, फिर 5 से भाग करेंगे 85, फिर 5 से करेंगे 17 और फिर 17 से भाग करेंगे 1। और अब देखिए इसका चौथा पार्ट 5005। 5005 को हम 5 से करेंगे 1001, फिर हम 1001 को 7 से करेंगे 143, फिर 143 को हम 11 से करेंगे 13 और फिर 13 को हम 13 से भाग करेंगे तो 1। तो हम 5005 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। पाँचवा पार्ट देखिए, ये हमारा 7429। इसको हमने सबसे पहले 17 से किया तो 431 आ गया, फिर 19 से किया तो 23 आ गया, फिर 23 को 1 से किया। तो इस प्रकार हम इन सब को गुणनखंड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। कि हमें दो संख्याओं के गुणनफल जो HCF और LCM आएंगे उनके गुणनफल और जो HCF और LCM की गुणा हैं वो बराबर आती है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखिए 26 और 91। तो हमने 26 के अभाज्य गुणनखंड किए तो आ गया 2 गुणा में 13, और फिर हमने 91 के किए तो ये आ गया 7 गुणा में 13। तो इसका जो LCM होगा, LCM के अंदर हम क्या लेते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार और जो बच गया उसको जितनी बार है उतनी बार लेंगे। तो जैसे दोनों के अंदर 13 कॉमन था, 13 को एक बार ले लिया, फिर 7 गुणा में 2। तो इसका LCM आ गया 182 और HCF आ गया 13। अगला प्रश्न 510 और 92। तो इसके अंदर क्या आ गया, 2 से किया 510 को तो 255, फिर 3 से किया तो 85, फिर 5 से किया तो 17, फिर 17 से किया तो 1। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। तो इसके अंदर जिसका जो LCM है वो क्या आ गया 23,460 और जो HCF है वो हमारा क्या आ गया 2। तो HCF हमारा 2 है और LCM हमारा 23,460 है। और इसके थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हम देख सकते हैं 336 और 54। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने किए। तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर जो चीज़ें कॉमन थी उसको हमने HCF में ले लिया और LCM के अंदर जो कॉमन है उसको एक बार और जो बच गया सारा उसको हमने अलग अलग लिख दिया। तो LCM हमारा आया 3024 और HCF हमारा आया 6। तो इसके अंदर हमें HCF और LCM हमने निकाल लिए सभी के। और इसके अंदर जो एक बात और लिखी है प्रश्न के अंदर कि आप संख्याओं के गुणनफल और HCF और LCM की गुणा ज्ञात करिए। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि पहले प्रश्न के अंदर हम देखें तो 26 गुणा में 91, इसके बराबर में हमें क्या लेना है, इसके बराबर में हमें लेना है HCF और LCM को। तो सबसे पहले हम HCF लें। तो HCF इसका है 13 गुणा में यहाँ पर ले हम 182। तो इन दोनों की गुणा करेंगे वो भी हमारा बराबर आएगा। तो ये जांच भी हम इसकी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें 12, 15 और 21। तो 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, उसके बाद 15 के कर लिए और उस बार 21 के कर लिए। तो HCF में जो तीनों में कॉमन होगा यानी कि 3 है, और LCM ने हमने क्या लिख दिया, जो कॉमन है उसको एक बार और बाकी जो अलग अलग हैं, जैसे पहले में 12 में है 2 गुणा में 2 और 3 ले लिया हमने एक बार, उसके बाद अगले से 5 ले लिया और उससे अगले से 7 ले लिया। तो हमारा LCM आ गया 420। दूसरा पार्ट 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं तो इनके अभाज्य गुणनखंड वही होंगे। तो HCF हमारा 1 हो गया और LCM में इन सब की गुणा करी हमने तो 11,339। तीसरा पार्ट
8, 9 और 25 इन सब के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो HCF हमारा आ गया 1 और LCM है इन सब की गुणा कर ली, जो कि है 1800। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो हमने पहले सीखा है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF होता है। तो पहली संख्या हमारी क्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और इसका HCF हमें दिया है 9, हमें LCM निकालना है। तो हमने पहली संख्या रख दी 306, फिर 657 लिख दी, बराबर में LCM की जगह LCM आ जाएगा और HCF की जगह 9 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, जो है 9 गुणा में उसको भाग में लेके आए। तो भाग में लाने के बाद हमने इसको काट दिया, तो ये 306 है वो 9 से हमने काट दिया, तो जो आया वो उत्तर 34। तो 34 गुणा 657 ये आ गया हमारा 22,338, जो कि हमारा LCM है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यदि किसी n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6 की n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6 की पावर n बराबर 2 गुणा में 3, क्योंकि 6 है वो 2 और 3 का गुणनफल है। इसी कारण 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। इसलिए ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि कोई भी संख्या हम जानते हैं जो 0 पर समाप्त होगी उसकी गुणा में 2 और 5 का आना आवश्यक है। तो इस संख्या की गुणा में 2 तो आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगला प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13 जमा में 13 और 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो देखिए, कोई भी भाज्य संख्या होती है वो 2 संख्याओं की गुणा में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले 13 को कॉमन ले लिया। 13 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 7 गुणा में 11 गुणा में 1 प्लस में 1। तो उसके बाद 13 हमने कॉमन है तो अंदर क्या बच गया, 77 प्लस 1 78। फिर हमने 78 को भी लिख लिया, 13 गुणा में 2 गुणा में 3 और 13 हमारा बार पड़ा था। तो इसको हम कह सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। जैसे हम कोई भी संख्या है उसको 1 के अतिरिक्त किसी भी 2 संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं तो वह हमारी भाज्य संख्या होगी। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि 6 आपकी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 को हम 2 गुणा में 3 के रूप में लिख सकते हैं और 5 हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 को हम 5 गुणा में 1 के अलावा और किसी रूप में नहीं लिख सकते। तो कोई भी अभाज्य संख्या तब होगी इसको 1 के अलावा किसी और 2 संख्याओं की गुणा में लिखा जा सकता हो। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5। तो इसके अंदर दोनों के अंदर 5 कॉमन है, हमने 5 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया हमारा 1009। तो अब क्या है संख्या 5 गुणा में 1009। तो इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या भाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था पर मिलेंगे? तो सोनिया ने एक चक्कर में लिया समय 18 मिनट, रवि ने एक चक्कर में समय लिया 12 मिनट, वे दोबारा कब मिलेंगे? तो हमने 12 और 18 का LCM निकालना है। तो इनको हमने 2 से भाग किया तो 18 का 9 आ गया और 12 का 6। फिर हमने 2 से किया, 9 जाएगा नहीं, 6 का 3 आ गया। फिर हमने 3 से किया तो 9 का 3 आ गया और 3 का 1 आ गया। फिर हमने 3 से किया तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा में 3 गुणा में 3, तो ये हमारे 36 आ गए। तो वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था पर मिलेंगे। प्रश्नावली 1.2 देखिए, पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आइए हम इसके विपरीत मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं जहां b 0 नहीं है। यदि
ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन गुणनखंड हो तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहअभाज्य बना सकते हैं। मतलब इसमें ए के अतिरिक्त कोई अन्य हो तो हम इसको सहअभाज्य बना सकते हैं। अंतः हमने क्या माना था, √5 को a बटा b माना था, तो हमने जो इसकी है आर पार गुणा करवा दी। तो गुणा करवाने पर हमें क्या मिला, b√5 बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया तो b² और √5 का स्क्वायर किया 5 बराबर a², और यहाँ से हमारा 5 क्या चला गया डिवाइड में। तो अंतः 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। अंतः a को हम क्या लिख सकते हैं 5c, क्यों, क्योंकि a को 5 भाग कर रहा है, इसके लिए a ऐसा कोई नंबर है जिसके अंदर हम उसके गुणा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मान लो 5 किसी भी संख्या को भाग करेगा उसके अंदर 5 का गुणांक जरूर होगा, जहाँ c एक कोई भी पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, a का मान 5c, तो हमने रखा 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बन गया c² और 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या बन गया हमारा, b के साथ 5 है वो डिवाइड में चला गया तो इसको काट दिया, तो b² बराबर क्या आ गया 5c², और ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड दूसरी साइड आके ये डिवाइड में हो गया, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी b² बटे 5 बराबर c²। इसका अर्थ है कि 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को विभाजित करेगा। अंतः a और b दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, मतलब a भी संख्या और b संख्या है, उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ एक कॉमन गुणनखंड है वो 5 है। इससे हमें विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के साथ प्राप्त हुआ कि √5 एक प्रीमिय संख्या है। अंत हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अप्रीमिय संख्या है। तो इस प्रश्न के अंदर आपको सबसे पहले क्या मानना है कि a और b दोनों सहअभाज्य, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब भी हमने इसको प्रीमिय माना तो इसके अंदर हमारे पास जो 5 है वो a और b दोनों को भाग करने वाली संख्या मिल गई। इससे हमारा जो कल्पना थी वो त्रुटिपूर्ण मिली हमें, इससे हम ये कह सकते हैं कि √5 एक अप्रीमिय संख्या है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अप्रीमिय संख्या है। आइए हम इसके विपरीत मान लें 3 + 2 √5 एक प्रीमिय संख्या है, अर्थात सहअभाज्य में ऐसी संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने माना 3 + 2 √5 बराबर a बटा b, तो 3 यहाँ पर प्लस में तो दूसरी साइड जाता तो माइनस में, तो 2 √5 बराबर क्या आ गया, यहाँ पर b हमने एलसीएम लिया तो b एलसीएम लेने पर हमारे पास आ गया 3 - a - 3b, तो यहाँ पर जो 2 हमारा गुणा में था वो साइड जाके भाग में आ गया। तो इस प्रकार हमारी इक्वेशन बन गई √5 बराबर a - 3b डिवाइड बाय 2b। हमने माना कि √5 एक प्रीमिय संख्या है, तो हम इससे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्या 0 नहीं है। p/q एक ऐसा अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसमें केवल 1 है, तो 5 बराबर हमने माना p/q, तो आर पार गुणा करने पर और दोनों साइड वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हमने 5q का भी स्क्वायर कर दिया और उस साइड p का भी स्क्वायर कर दिया, तो 5 रूट में था इसलिए इसका स्क्वायर हुआ तो 5 बन गया और q² बन गया, उस साइड हमारा p² है। तो यहाँ से हमने जो 5 हमारा मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में ले गई, तो q² बराबर क्या हो गया p² डिवाइड बाई 5, तो 5 p² को विभाजित करता है इसलिए 5 p को विभाजित करेगा। अंतः p बराबर 5a हम लिख सकते हैं, जहाँ पर a कोई पूर्णांक है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर जो p का मान 5a है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए 5q² बराबर p² है, p का मान हमने रखा 5a, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया 25a², और जो 5 था q के साइड उसको हमने डिवाइड में ले गए तो उसने 25 को काट दिया 5 पर, तो अब हमारा क्या बच गया q² बराबर 5a², तो जो 5 हमारा a के साथ है उसको हमने ले आए डिवाइड में, तो q² डिवाइड बाई 5 बराबर a², तो 5 q² को विभाजित करता है इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। अंतः कम से कम एक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अंतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक अप्रीमिय संख्या है, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो 3 + 2 √5 एक प्रीमिय संख्या है। अंतः हम इस निष्कर्ष पर निकालते हैं 3 + 2 √5 एक अप्रीमिय संख्या है। तो हमने जो √5 को प्रीमिय माना था वो हमारी अवधारणा गलत थी।
प्रश्न 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अप्रिमेय हैं। 1/√2। आइए हम इसके विपरीत मान लें कि 1/√2 प्रीमेय संख्या है, तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b 0 नहीं है। जहां a और b सहभाज्य संख्या है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो 1/√2 बराबर a/b, आर पार गुणा करने पर b बराबर हमारा आ गया √2a। दोनों तरफ वर्ग करने पर b² बराबर, जहां पर हमने √2 का वर्ग किया 2 आ गया और a का वर्ग किया तो हमने a² आ गया। तो जो 2 हमारा गुणा में था उसको हम भाग में ले आए, तो b² डिवाइड बाई 2 बराबर a²। इससे आगे देखिए कि 2 है वो इसके b² के डिवाइड में, इसलिए 2 b² को विभाजित करता है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा। अंततः b को हम लिख सकते हैं 2c, जहां पर c कोई पूर्णांक है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का जो 2c मान है उसको हमने समीकरण 1 में रखने पर, तो b² बराबर 2a² था, तो b का मान हमने 2c रखा, इसका स्क्वायर करने पर 4c² हो गया बराबर 2a²। तो 2 से हमने 4 को काट दिया, तो 2c² बराबर a² आ गया। इस 2 को हमने डिवाइड में ले गए a के डिवाइड में जाने पर c² बराबर a² बटा 2, हम ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अंततः 2a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। √2 एक अप्रिमेय संख्या, तो हम कह सकते हैं 1/√2 भी अप्रिमेय संख्या है। पार्ट नंबर 2, 7√5। आइए हम इसके विपरीत मान लें कि 7√5 एक प्रीमेय संख्या है, तो हम इसे 1/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b 0 नहीं है। 7√5 बराबर a/b, √5 बराबर आ गया a/7b। क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक प्रीमेय संख्या है, इसलिए √5 एक प्रीमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अप्रीमेय संख्या है। हमने इस विरोधाभास अपनी कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। a/7b एक प्रीमेय संख्या है, इसलिए 7 अंततः 7√5 एक अप्रीमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 + √2। आइए हम इसके विपरीत मान लें 6 + √2 एक प्रीमेय संख्या है। इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b ≠ 0 हो। 6 + √2 बराबर a/b। 6 यहाँ पर प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का, तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर हमें क्या मिला कि a - 6b डिवाइड बाई b। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो हमारी इक्वेशन बन गई √2 बराबर a - 6b डिवाइड बाई b। क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a - 6b डिवाइड बाई b एक प्रीमेय संख्या होगी, इसलिए √2 एक अप्रीमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, √2 एक अप्रीमेय संख्या है, अंततः 6 + √2 भी अप्रीमेय संख्या है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, और आगे आने वाले समय में आपको सभी चैप्टर हैं वो इसी प्रकार मिलते रहेंगे, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।